ओके गाइस, विल स्टार्ट। आई थिंक मुझे लग रहा है कल मैंने आपको 4-5 एडजस्टमेंट्स और बताई थी। एक बार फटाफट रिकलेक्ट कर लो, बेटा। एडजस्टमेंट में क्या क्या था? नंबर वन, रूल नंबर वन क्या, नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए रूल नंबर वन क्या है? एक मिनट मुझे देना, जरा मैं पानी की बॉटल ले लूं। ओके, चलो फटाफट बेटा, थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करना। ऐसा ना फील हो कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ऐसा ना लगे मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट है। चलो सबसे बेटा, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज मत करो। कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ, हाँ करेक्ट है, परफेक्ट। ऐसा लिखना चाहिए बेसिकली, कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विद नेट एसेट। हम इन्वेस्टमेंट को नेट एसेट के साथ क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। रूल नंबर 2 क्या था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसे हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। देखो वर्ड सेंटेंस पे जाना, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम नेट एसेट वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नेट एसेट वर्ड यूज करते हैं। तो यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ओके, उसके बाद क्या था? रूल नंबर 3, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल कंपेयर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ proportionate value of net asset on the date of acquisition। तो क्या हम उसे गुडविल कहते हैं कि बेटा, क्या कहते हैं उसे? गुडविल। अगर नहीं, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया तो क्या हो जाएगी? गुडविल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? गुडविल बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट से कम है तो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। गुडविल बैलेंस शीट में कहां पर आता है? एसेट साइड पे आता है। और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड पे आता है। की बात समझ में आ रही है? उसके बाद था, मुझे लग रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सेंटेंस बहुत क्लियर है। प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसे हम क्या कहते हैं? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। आई थिंक ऑल क्लियर विद दिस। ये सबको समझ में आ रहा है कि बेटा? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो मुझे बताओ क्या था हमारा? एक और था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ करेक्ट है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मुझे बताओ रीवैल्यूएशन का मतलब। हाँ, रीवैल्यूएशन में देखो, एक तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन होता है, दूसरा कौन सा होता है? डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होता है। और रीवैल्यूएशन में ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन कैसे होता है? होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स अक्वायर करती हैं तो उस टाइम पे वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स करती है, क्या रिवैल्यूएशन करती है। तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो दो इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1, क्या अपवर्ड रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, उसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्या कैपिटल प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगी? सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगी? क्या सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कोमल अग्रवाल, ये प्लस नहीं होगा, ये पता नहीं प्लस क्या लिखा बेटा तूने। लेकिन सेकंड इफेक्ट समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं। सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगी? सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से क्या उससे माइनस कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? उससे माइनस कर देंगे। और थर्ड क्या करते हैं? वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में क्या होती है? होल्डिंग कंपनी की फिक्स एसेट्स प्लस सब्सिडरी कंपनी की रॉन्ग वाली फिक्स एसेट्स। उसमें अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, क्या वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? एसेट साइड पे चला जाएगा। क्या अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है? कौन सा रिवैल्यूएशन है? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। तो मुझे सोच के बताओगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी दो इफेक्ट आती है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रिवैल्यूएशन लॉस, और रिवैल्यूएशन लॉस को हम नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं। सेम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट से क्या करेंगे? लेस करेंगे। आपके पास जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, तो कैपिटल प्रॉफिट से क्या करेंगे? लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट क्या आएगी?
सेकेंड इफेक्ट आएगी सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। अथर्व गायकवाड एकदम टकाटक, एकदम परफेक्ट। सिर्फ 5 जन लेक्चर देख रहे हैं आज, कैसा कैसा लग रहा है ना? हाँ, ओनली 5 स्टूडेंट्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगना चाहिए कि 50-100 जन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, ये बात समझ में आ गई कि आपको यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? उसके बाद मुझे बताओ, मैंने बताया था कल कौन सा रूल बताया था? ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अनरियलाइज प्रॉफिट वाला, अनरियलाइज प्रॉफिट वाला। मुझे तो अनरियलाइज प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो मुझे बताओगे अनरियलाइज प्रॉफिट में क्या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है? हाँ, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एक दूसरे का ट्रांजैक्शन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करती है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेच सकती है? यस, बेच सकती है। क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेच सकती है? बेच सकती है। और ये जो गुड्स बेचेंगे वो प्रॉफिट पे होगा। किस पे होगा? प्रॉफिट पे होगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है। मुझे बताओ, होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे, होल्डिंग ने किसको गुड्स बेचे? सब्सिडरी को गुड्स बेचे। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 10,000 की वैल्यू के गुड्स बेचे, उसमें 20% प्रॉफिट था, 20% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट था। तो मुझे सोच के बताओगे क्या वो 20% जो प्रॉफिट होगा, 20% ऑन सेलिंग प्राइस क्या था? ये प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट होगा नहीं, एक सेकंड, होल्डिंग ने सब्सिडरी को 10,000 की सेलिंग प्राइस के गुड्स बेचे और उसमें 20% प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट कितने का था? 2,000 का था। अब मान के चलो कि ये गुड्स अगर सब्सिडरी ने सेल नहीं किए, अगर ये गुड्स सब्सिडरी ने सेल नहीं किए तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, अगर सब्सिडरी ने सेल नहीं किए तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, क्या ये गुड्स सब्सिडरी के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा क्या? और जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो होल्डिंग और सब्सिडरी का स्टॉक एक हो जाता है, होल्डिंग और सब्सिडरी का स्टॉक क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो वो सिचुएशन में अनरियलाइज प्रॉफिट आता है। अनरियलाइज प्रॉफिट की दो इफेक्ट आती है, एक तो हम कंसोलिडेटेड क्लोजिंग स्टॉक से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या करते हैं? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करते हैं? उसे लेस करते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। करेक्ट है। अभी मुझे बताओ, कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था आपके साथ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट, अरे सॉरी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मैंने कल ये समझाया था बहुत डिटेल में आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे, भले 5 जन है लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि 50 जन है, ठीक है ना? ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि पढ़ने में बोर हो रहा है या पढ़ाने में बोर हो रहा है। मुझे बताओ, अगर प्री सब्सिडरी कंपनी, पहले तो बताओ फाइनल डिविडेंड जो भी डिक्लेयर होता है वो करंट ईयर का होता है कि प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स का होता है? फाइनल डिविडेंड जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वो करंट ईयर का होता है कि प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स का होता है? ये प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स का होता है। कोई भी फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का नहीं हो सकता है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है। इंटरिम डिविडेंड कब का होता है? करंट ईयर का। अब इंटरिम डिविडेंड क्या है? मुझे बीइंग अ कंपनी लॉ के स्टूडेंट को मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इंटरिम डिविडेंड होता क्या है। ओके, बताओ कि मुझे सोच समझ के आंसर करना, मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, आपको सोर्स ऑफ प्रॉफिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिखा होगा कि सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दे रही है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि प्रॉफिट प्री एक्विजिशन, सॉरी, डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जा रहा है कि डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से जा रहा है। दैट यू नीड टू डिसाइड, दैट यू नीड टू डिसाइड। ये कोई दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा, आपको डिसाइड करना होगा। डिविडेंड में सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ प्रॉफिट। क्या इंपॉर्टेंट है? सोर्स ऑफ प्रॉफिट। आप कौन से सोर्स से, वो सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या है जहां से आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो? जहां से आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो दो ही हो सकता है, या तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो सकता है या तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो सकता है। अगर सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, करेक्ट है, ध्यान सुनना, तो क्या उसका मेजोरिटी शेयर होल्डिंग को मिलेगा? अच्छा, सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो क्या पूरा 100% डिविडेंड, पूरा 100% डिविडेंड क्या सब्सिडरी को, सॉरी, पूरा 100% डिविडेंड क्या होल्डिंग को जाता है कि उसका शेयर जाता है? पूरा 100% डिविडेंड जाता है कि उसका शेयर जाता है? पूरा 100% डिविडेंड जाता है कि उसका शेयर जाता है? क्वेश्चन पूछा है दोस्तों मैंने। हाँ, करेक्ट है, 100% डिविडेंड नहीं जाता, उसका शेयर जाता है। अगर 70% है तो 70% जाएगा, 80% है तो 80% जाएगा, 90% है तो 90% जाएगा। अगर 100% एक्विजिशन है तो 100% चला जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है ना। तो अब क्या होल्डिंग कंपनी के पास डिविडेंड आया?
तो होल्डिंग कंपनी को क्या ट्रीट करना चाहिए? डिविडेंड को क्या अपनी इनकम ट्रीट करनी चाहिए? नहीं। क्या ट्रीट करेगा वो उससे? अपनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट ट्रीट करेगा। तो होल्डिंग कंपनी को एंट्री क्या पास करनी चाहिए? होल्डिंग कंपनी एंट्री पास करेगी, करेक्ट है, होल्डिंग कंपनी एंट्री पास करेगी, करेक्ट है दीपांशी, करेक्ट है, करेक्ट है कोमल, करेक्ट है राहुल। होल्डिंग कंपनी उसको अपनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानती है उसको, और एंट्री पास करती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट to investment account credit. This is the correct entry. This is the correct entry. This is the correct entry. Cash oblique bank account debit to investment account credit. वापस बोल रहा हूँ, cash oblique bank account debit to investment account credit. बताओ investment account credit होने का मतलब investment increase होगा कि investment decrease होगा? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने का मतलब, अकाउंटिंग फॉर्म में क्रेडिट होने का मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा? करेक्ट है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, लेकिन ऑलवेज गलती होती है, ऑलवेज गलती हो जाती है कि होल्डिंग कंपनी उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देती है, होल्डिंग कंपनी उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर होल्डिंग कंपनी अगर उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करती है तो ये गलत है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? क्या होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से क्या माइनस कर देंगे? करेक्ट है, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और क्या हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री, याद रखना जरूरी है। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या होल्डिंग कंपनी उसे अपनी इनकम ट्रीट कर सकती है? यस। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो होल्डिंग कंपनी उससे अपनी इनकम ट्रीट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होल्डिंग कंपनी एंट्री पास कर सकती है। क्या एंट्री पास कर सकती है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या डिविडेंड अकाउंट, क्या डिविडेंड अकाउंट। और यही सॉरी हाँ, और यही डिविडेंड कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस वाज दी ये एंट्री, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। चलो, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आया होगा। ऑल गुड एंड कनेक्टेड। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है विच इज योर बोनस शेयर्स। क्या है आपका बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनोगे। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो क्या? दिसंबर 2019 का क्वेश्चन था। दिस वाज द क्वेश्चन, होल्डिंग ऑफ H लिमिटेड वाज 75% इन S लिमिटेड। अरे नहीं नहीं बेटा, पोस्ट एक्विजिशन से अगर डिविडेंड आया राहुल तो वो तो जेन्युइनली इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है? इनकम। वो होल्डिंग कंपनी उसे क्या ट्रीट करेगी? अपनी इनकम ही ट्रीट करेगी। लेकिन कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से आया तो बेसिकली जिसके लिए इन्वेस्टमेंट किया था वही पैसा वापस आता है। मुझे लगा राहुल रेगुलर लेक्चर्स नहीं देखे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। वो क्या है ना, इतना डिटेल नहीं जा पाऊंगा अभी, इतना डिटेल जाऊंगा तो कभी कंप्लीट नहीं होगा बेटा, ऐसा है। एक सेकंड, होल्डिंग ऑफ H लिमिटेड वाज 75% in S limited. Other information obtained from the books of S limited whereas under 31st March 2009 rupees in lakhs। शेयर कैपिटल कितना था? 150 lakhs था। जनरल रिजर्व कितना था? 25 lakhs था। सरप्लस कितना था? 35 lakhs था। एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कैपिटल रिजर्व दिया था 10 lakhs। आपको फाइंड करना था, मुझे लग रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया था 162 lakhs। कितना दिया है? 162 lakhs। आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करना था। क्या फाइंड कर सकते हो क्या? देखो ध्यान दो, डेट क्या दिया है? 31 मार्च 2019 दिया है, करेक्ट है। और उसी दिन पे एक्विजिशन हुआ होगा मान लेना। तो बताओ, फाइंड करके बताओ, क्या कर सकते हो क्या? तो बताओ, फाइंड करोगे तो कैसे आएगा? बताओ, शेयर कैपिटल कितना है? 150 lakhs। जनरल रिजर्व कितना है? 25 lakhs। सरप्लस कितना है? 35 lakhs। कैपिटल रिजर्व कितना है? 10 lakhs। अरे कोई भी रिजर्व जो होगा ना, कोई भी रिजर्व जो होगा ना, वो क्या होगा? आपके नेट एसेट का बेटा रिजर्व। मुझे बताओ एक सेकंड, नेट एसेट में आता क्या है? नेट एसेट में आता है आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट एसेट में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं क्या उसको हम ऐड कर देंगे क्या? तो उसमें कैपिटल रिजर्व भी ऐड होगा। ये कंफ्यूजन मत करना कि सर कैपिटल रिजर्व ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे सोचना ही नहीं होता यार। नेट एसेट की डेफिनेशन ही क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स तो सर सरप्लस में सारे रिजर्व्स आ गए ना भाइयों। और कोई दिक्कत है क्या? तो आप मुझे बताओ, 2,20,000 क्या ये नेट एसेट आएगी क्या? तो उसका 75% कितना होगा? 165 lakhs। तो बताओ आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 162 lakhs है।
और उसको कंपेयर कर लो 165 लाख से, तो आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आता है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है? आपका क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व आ रहा है। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, और एक दो क्वेश्चन आए थे, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बताओ जितना डिस्कशन हमने किया है, ये डिस्कशन तो मैं हर बैच में करता हूँ, क्या वो डिस्कशन से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हाँ या ना में आंसर करोगे? हमने तो इससे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, मतलब अपना डिस्कशन तो इससे बहुत डिटेल में है। लेकिन ये क्वेश्चन और क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन वो को टैकल करने के लिए आपके पास एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों ध्यान देना कि ऑलवेज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और थोड़ी प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब मुझे बताओ फटाफट, ये भी हो गया। मुझे बोनस शेयर समझा देना है, बोनस शेयर खत्म करूंगा तो आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ये रहा, सुनोगे ध्यान से मेरी बात को। जैसे डिविडेंड में था कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो उसी तरह से बोनस शेयर्स में भी होता है कि बोनस कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। कोई मुझे बोनस का मीनिंग समझा सकता है क्या? बोनस का मीनिंग क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस? कोई मुझे बोनस शेयर समझा सकते हैं, बोनस क्या होता है? दीपांशी, कोमल, राहुल, अथर्व गायकवाड़ भाग गया क्या? मुझे तो टोटल मिला के आज पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? इंक्लूडिंग मी देयर आर 5 पार्टिसिपेंट्स। ओ माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? बोनस का मतलब क्या होता है, समझ में आया क्या? बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? फ्री शेयर्स, करेक्ट है अथर्व गायकवाड़। जब कंपनी फ्री शेयर्स देती है तो उसे हम कौन से शेयर्स कहते हैं? बोनस शेयर्स कहते हैं। कौन से शेयर्स कहते हैं? उसे बोनस शेयर्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपके फ्री शेयर्स? कौन से शेयर्स बन गए आपके? फ्री शेयर्स। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो एमसीक्यूज समझाना है समझा देता हूं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कोमल ने कहा शेयर गिवन बाय कंपनी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, करेक्ट है बेटा, बट उसे फ्री शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फ्री शेयर्स कहते हैं। व्हेन कंपनी इशू फ्री शेयर्स तो उससे बोनस शेयर्स कहते हैं। सुनोगे मेरी बात को। ऑन 1 अप्रैल 1999 एस लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakhs। 1 अप्रैल 1999 को एस लिमिटेड के पास कितनी शेयर कैपिटल है? 5 lakhs की शेयर कैपिटल है, ₹10 ईच। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? क्या 50,000 हो जाएंगे क्या? एस लिमिटेड के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है? बैलेंस है 3,90,000। ये कौन सी डेट पे? दैट इज इंपॉर्टेंट। डेट क्या है आपकी? 1 अप्रैल 1999। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। 1 अप्रैल 1999। मुझे बताओ प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग 31 मार्च 2000। ये समझ में आया क्या? ड्यूरिंग 31 मार्च 2000, ये समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2000 तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2000 तक एस लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? तो कितना प्रॉफिट अर्न किया? 2,60,000। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ये प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? ये प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? 2,60,000 को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? 2,60,000 को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? 2,60,000 को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? आंसर। करेक्ट है, पोस्ट एक्विजिशन। करेक्ट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो है। अरे बहुत समझो मेरे दोस्तों, ऐसा लिखा होता कि 31 मार्च 2000 को 390 प्लस कितना दिया आपके पास? 2,60,000। तो 31 ऐसा होता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है 6,50,000। कितना बैलेंस दिया है? 6,50,000। और कौन सी डेट का दिया होता? 31 मार्च 2000 का। तो क्या हम उससे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड कर सकते थे क्या? तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, करेक्ट है। कैसे फाइंड करते हैं? 650 माइनस 390। तो 650 में से 390 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2,60,000 बचेगा। कितना बचेगा? 2,60,000 बचेगा। अरे डिड यू गेट माय पॉइंट? 2,60,000 को कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहेंगे। क्वेश्चन में लिखा क्या है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग 31 मार्च 2000। मतलब देखो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को दो तरीके से बोल सकते हैं।
या तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बोलो, क्लोजिंग में से ये क्लोजिंग प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है, क्लोजिंग प्रॉफिट है, या तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बोल दो, या तो इसको कहते हैं फॉर द ईयर का प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, फॉर द ईयर का प्रॉफिट। क्या 2,60,000 क्या फॉर द ईयर का प्रॉफिट है? यस, लेकिन 6,50,000 फॉर द ईयर का नहीं है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जो आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है वो ऑलवेज कौन सा होता है, अक्यूमुलेटेड होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। और आप क्लोजिंग में से जब ओपनिंग माइनस करते हो तो आपको फॉर द ईयर का प्रॉफिट मिल जाता है, फॉर द ईयर का प्रॉफिट मिल जाता है, और उसी फॉर द ईयर के प्रॉफिट को हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और एल्स वी कैन कॉल इट एज रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसे, रेवेन्यू प्रॉफिट। चलो ये समझ में आ गया। ऑन 31 मार्च 2000, ऑन विच डेट, उसी डेट पे, ऑन विच डेट मतलब उसी डेट पे, मतलब 31 मार्च 2000 को issued by way of bonus 5 के रेशियो में बोनस शेयर्स इश्यू टू 5 रेशियो में क्या है, बोनस शेयर्स इश्यू 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर्स इश्यू किया। तो वो बोनस शेयर्स इश्यू किया, इसका मतलब क्या, 1:5 का मतलब क्या होता है, 1 बोनस शेयर्स फॉर 5 इक्विटी शेयर्स। तो कितने इक्विटी शेयर्स पे कितना बोनस, 5 इक्विटी शेयर्स पे 1 बोनस। मैंने कहा ना 1 बोनस फॉर 5, 1 bonus for 5 equity shares, 1 bonus for 5 equity shares, 1 bonus for 5 equity shares। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, 5 equity shares पे 1 बोनस। तो बताओ 5 equity shares पे 1 बोनस, तो 50,000 equity shares पे x, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हैं, लेकिन हमें तो चाहिए वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बताओ वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं, 10,000 इंटू 10 करेंगे तो क्या वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स आ जाएगा क्या आपका? तो बताओ वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज आ रहा है। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा आपको यहाँ पे? तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मैंने बोनस का कैलकुलेशन दे दिया आपको, बोनस का कैलकुलेशन दे दिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, बोनस के कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लोगे बेटा। अब मुझे फाइंड करना है सबसे पहले गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और मान लो कोई बोनस की बात नहीं है, मान लो कोई बोनस की बात नहीं है, एंड जस्ट आई वांट टू कैलकुलेट, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। फॉरगेट अबाउट बोनस, फॉरगेट अबाउट बोनस, बोनस को भूल जाओ, बोनस को भूल जाओ। तो बताओ कितना परसेंट एक्विजिशन था एच लिमिटेड का, 80%। और 80% एक्विजिशन के लिए एच लिमिटेड ने कितना पेमेंट किया था, 9 लाख का। 80% एक्विजिशन के लिए एच लिमिटेड ने पेमेंट कितना किया था, 9 लाख का। इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको? शेयर्स, हाँ मतलब 50,000 शेयर्स थे सब्सिडरी के पास, करेक्ट ना? यहाँ सब देखो, ये सब मैंने डिस्कशन कर लिया। 50,000 शेयर्स थे सब्सिडरी के पास, तो 50,000 का 80% कितना होता है, 80% होता है 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 4 लाख। इसमें कोई डाउट है क्या? जब भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किसे कंसीडर करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। तो 3,90,000 का 80% कितना होता है, 3,12,000। एनी इसको किसके साथ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ करेंगे। तो बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 9 लाख। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 9 लाख। तो बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोमल कुछ नहीं है बेटा, ये नॉर्मल सी हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हैं। एक मिनट, अभी आ रही है, देखो आवाज, अभी देखो, अभी बराबर है क्या, अथर्व बराबर है क्या? ओके चलो, ओके। अथर्व कोशिश कर बेटा, क्योंकि थोड़ा ये ना नेट के इश्यूज हैं, मैं भी हॉटस्पॉट पे काम कर रहा हूँ यार, तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट आई थिंक मैनेज कर पाएंगे हम लोग, अगर मैनेज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है ना? कुछ होता है तो फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी डाल दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मैनेज, चलो डन। ये नॉर्मल हम गुडविल की बात कर रहे थे बेटा, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको आता ही है ना बेटा। शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, तो कितनी वैल्यू के शेयर्स होल्ड किए थे, 4 लाख। उसमें क्या करते हैं, क्या ऐड करते हैं, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। क्या ऐड करते थे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो मुझे बताओ शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 7,12,000 क्या मिल जाएगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट। क्या कहते हैं इसे, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट। किसके साथ कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो वो कितना ग्रेटर देन है, 1,88,000। इसे क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे या तो
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ माइनॉरिटी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, 10,000 होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ बोलते चलो बेटा। मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस, करेक्ट है। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट दोस्तों शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा? क्या शेयर ऑफ शेयर नहीं, मुझे बताओ क्या प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ 3,90,000 का बैलेंस था क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? यस। तो सिर्फ 3,90,000 था। 3,90,000 का 20% कितना आता है? 78,000। लेकिन आपको नहीं लगता है माइनॉरिटी को तो रेवेन्यू प्रॉफिट का भी शेयर मिलना चाहिए? और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है? 2,60,000 है। इसका 20% कितना हो जाता है? इसका 20% हो जाता है 52,000। तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा? 2,30,000। ये सिचुएशन है गुडविल की और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जब बोनस इश्यू नहीं किया था तब। दिस इज द सिचुएशन ऑफ गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट व्हेन नो बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड। यू ऑल एग्रीड विद दिस? तो हाँ बोलोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इफ बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कहां से डिक्लेयर किया? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर किया। तो पहले तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए। रिस्पॉन्स करना फटाफट। क्या 10,000? हाँ ना मैं रिस्पॉन्स करो। क्या 10,000 थे? हाँ। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स बताओ कितना होगा? 1 लाख होगा? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ ओके। तो अब मुझे बताओ हम कहां से बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं? वी आर डिक्लेयरिंग बोनस फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। वी आर डिक्लेयरिंग बोनस फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो बताओ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या 3,90,000 है? उसमें से 1 लाख का बोनस क्या हम माइनस कर सकते हैं? 1 लाख का बोनस क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो बताओ बचेगा कितना? 2,90,000। कितना बचेगा? 2,90,000। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे अब जो शेयर होगा क्या वो 390 शेयर होगा कि 2,90,000 शेयर होगा? 2,90,000 शेयर होगा। तो 2,90,000 का 80% किसको मिलेगा? होल्डिंग को मिलेगा। और उसका 20% किसको मिलेगा? माइनॉरिटी को मिलेगा। तो बताओ माइनॉरिटी के पास कितना जाएगा? 58,000। बोनस डिक्लेयर हुआ था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो आपकी इंपैक्ट भी कहां पे जाने वाली है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पे जाने वाली है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो जितना है उतने का उतना ही रहेगा ना, उस पर तो कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है। तो मुझे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 80% शेयर हो जाएगा मेजोरिटी को, और माइनॉरिटी को कितना शेयर होगा? 20%। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आपको ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना, और जहां पे नहीं समझ में आ रहा है मुझे बोला, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अब मुझे बताओगे, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। हाँ एक सेकंड मुझे बताना, कितने बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए थे? 10,000। कितनी वैल्यू के? 10 रुपए वाले। तो बोनस शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ बोनस डिक्लेयर करेंगे तो उसका मेजोरिटी शेयर किसको मिलेगा? होल्डिंग को। तो होल्डिंग को कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे? 8,000। तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? 80,000। माइनॉरिटी को कितना परसेंट मिलेगा? 20%। तो नंबर्स फॉर्म में कितना मिलेगा? नंबर्स फॉर्म में कितना मिलेगा? नंबर्स फॉर्म में मिलेगा 2,000। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो अमाउंट फॉर्म में कितना मिल जाएगा? 20,000। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे आंसर करोगे। मुझे बताओ क्या जो बोनस शेयर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए थे और होल्डिंग को जो 8,000 शेयर्स मिले, इसके हाँ ये 8,000 शेयर्स के लिए होल्डिंग कंपनी को कोई पेमेंट करने की जरूरत है कि ये होल्डिंग कंपनी के लिए फ्री वाले शेयर्स है? कोई पेमेंट करने की जरूरत है कि ये होल्डिंग कंपनी के लिए फ्री वाले शेयर्स है? इसे कोई पेमेंट करने की जरूरत है कि ये होल्डिंग कंपनी के लिए फ्री वाले शेयर्स है? मतलब उसके लिए कोई भी पैसा पॉकेट से जाने वाला नहीं है। यू ऑल अग्रीड विद द सेम जस्टिफिकेशन? क्या मैं आपको इसके लिए दे सकता हूं? क्या किसके लिए दे सकता हूं? माइनॉरिटी के लिए भी दे सकता हूं क्या? उनको जो 2,000 शेयर्स मिले थे उसके लिए उनको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे पूछोगे बेटा। ओके अब मुझे बताओगे क्या लिखा है यहाँ पे? अब गुडविल, अब ये सिचुएशन में मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने जा रहा हूं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। मुझे बताओ ओरिजिनली क्या होल्डिंग कंपनी के पास 40,000 शेयर्स आए थे? हाँ ना मैं आंसर करना, क्योंकि सब्सिडरी के पास 50,000 शेयर्स थे, उसका उसने 80% एक्वायर किया था। तो क्या 40,000 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख, 4 लाख। प्लस उसके पास क्या और 8,000 शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस आए, मल्टीप्लाई बाय 10। तो बताओ उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। इसमें कोई भी डाउट? इसमें क्या ऐड करेंगे? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। बताओ कैपिटल प्रॉफिट का शेयर, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर
कैपिटल प्रॉफिट ऐसे तो था 3,90,000, कितना था 3,90,000, लेकिन आपको नहीं लगता है उसमें से 1 लाख बोनस में चला गया था, 1 लाख कहाँ चला गया था, बोनस में चला गया था। तो ये जो 2,90,000 है, आपको नहीं लगता ये शेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका शेयर हो जाएगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 2,32,000 क्या कैपिटल शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है क्या? यहाँ पे देख लो ना, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 2,32,000। तो बताओ 2,32,000 ये भी ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 7,12,000। इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, तो बताओ गुडविल कितनी आ रही है, 1,88,000। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब बोनस डिक्लेयर नहीं किया था तब भी गुडविल कितनी आ रही थी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ रहा था, 1,80,000, और जब बोनस डिक्लेयर किया तब भी गुडविल कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ रहा है, 1,88,000। लॉजिक समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मुझे बताओ, पहले पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे बोनस के पहले? बोनस अगर नहीं था तो होल्डिंग के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 40,000। अग्रीड है, लेकिन हाँ तो बताओ, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होती थी, 4 लाख। लेकिन अब होल्डिंग के पास क्या 40,000 शेयर्स हैं? अब होल्डिंग के पास 40,000 शेयर्स हैं कि 48,000 शेयर्स है? कितने शेयर्स है, 48,000 शेयर्स है। तो बताओ 48 था सर, क्योंकि सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो गया एंड नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। एग्जैक्टली करेक्ट दीपांशी, योर ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्टली करेक्ट, योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी ट्रू। तो मुझे बताओ, क्या अब 4,80,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स आ गए क्या? करेक्ट है। अब बताओ शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट पहले कितना था, पहले कितना था? अब देखो अभी शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 2,32,000 है, और यहाँ पे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना था? यहाँ पे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हुआ करता था 3,12,000, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से 80,000 निकल के यहाँ चला गया, यहाँ से 80,000 निकल के यहाँ चला गया। देखो ना, 3,12,000 में से 80,000 माइनस कर दो, 3,12,000 में से माइनस 80,000 करो तो कितना आता है? क्या 2,32,000 आ रहा है क्या? चेक करो कितना आ रहा है, 2,32,000 आ रहा है क्या आपका? तो देखो ना, आप यहीं से बात देखो ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ से बात देखे, क्या ये 2,32,000 हो गया कि नहीं हो गया? और वो 80,000 कहाँ पे ऐड हो गया? शेयर्स की फेस वैल्यू में ऐड हो गया। तो आपका ये जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट था, वो बोनस के पहले जितना था उतना बोनस के बाद भी है, बोनस के बाद भी है। तो मुझे बताओ उसको किसके साथ कंपेयर किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर किया, तो क्या आंसर 1,88,000 ही आएगा क्या? एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इफ बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, अगर बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर हुआ तो गुडविल पे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे कोई इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? कोई इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? कोई इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे कोई इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। गुडविल, जब ये बोनस नहीं था तब जो गुडविल कैलकुलेट किया था वो सेम गुडविल बोनस कैलकुलेट करने के बाद भी आ रहा है। तो गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे कोई भी इफेक्ट आने वाली नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा, आपको समझ में आता होगा बच्चों, ये कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, कोई कंफ्यूजन? चेक कर लो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या चेक कर लो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ माइनॉरिटी के पास पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुआ करते थे, 10। क्या 2,000 बाय वे बोनस आ गए क्या? तो अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुआ करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 10, तो बताओ कितना हो गया, 1,20,000। अब उसमें क्या ऐड करेंगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, क्या ऐड करेंगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। बताओ शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कहाँ पे गया, ये हमने निकाला था ना अभी यहाँ पे, ये रहा शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। माइनॉरिटी का कितना आ रहा है, 58,000। उसका रेवेन्यू प्रॉफिट भी देख लो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 52,000। 50 और 52 दोनों को ऐड कर दो, 58 और 52 दोनों को ऐड कर दो, चेक करो क्या पोजीशन आ रही है, देख लो एक बार। 58 और 52 दोनों को अगर ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ रहा है, 2,30,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चेक करो, जब बोनस डिक्लेयर नहीं किया था तब भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 2,30,000 ही आ रहा था। अभी भी कितना आ रहा है, 2,30,000 ही आ रहा है। आपको नहीं लगता है? अभी देखो क्या ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नहीं अगर आपने लिखा है तो उसको लिख लोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। When company declares bonuses out of pre-acquisition profits, there will be no impact on goodwill or capital reserve and minority interest. There will be no impact on goodwill or capital reserve and minority interest. Confusion, doubt, समझ में आया तो हाँ, नहीं समझ में आया तो ना, डाउट पूछ लो। देवांशी कह रही है हाँ, एकता कह रही है हाँ, अथर्व कह रहा है हाँ, राहुल कह रहा है हाँ। चलो सभी लोगों का हाँ हाँ तो आ रहा है। कोमल भी बोल रही है हाँ समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके एमसीक्यूज के लिए। अगर मुझे एमसीक्यूज ड्राफ्ट करना है तो ऐसा, इसे कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन कहते हैं।
प्लेन थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेन थियोरेटिकल क्वेश्चन, इट्स बेसिकली अ कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन। अगर मुझे ड्राफ्ट करना हो एमसीक्यूज तो मैं ऐसा ही ड्राफ्ट करूं। क्लियर है तो हाँ बोलोगे, नहीं क्लियर है तो ना बोलोगे, क्लियर है तो हाँ बोलोगे, नहीं क्लियर है तो ना बोलोगे। चलो, when bonus declared out of post acquisition profit, when bonus declared out of post acquisition profits, अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर बोनस डिक्लेयर किया तो उसकी इंपैक्ट क्या जाएगी, उसकी इंपैक्ट क्या जाएगी। नंबर ऑफ बोनस सबको पता है कितने हैं, 10,000, तो वैल्यू ऑफ बोनस कितना हो जाएगा, 1 लाख। बताओ अभी बोनस कहां से डिक्लेयर हो रहा है, प्री से कि पोस्ट से? पोस्ट से। तो प्री तो 390 का 390 रहेगा, तो 390 का 80% क्या होल्डिंग को मिलेगा, 390 का 20% क्या माइनॉरिटी को मिलेगा। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस जा रहा है तो क्या 260 में से क्या 1 लाख माइनस हो जाएगा क्या, तो कितना बचेगा, 1,60,000 बचेगा। सर आप ही ड्राफ्ट कर दो आईसीएसआई का क्वेश्चन पेपर। एकता कह रही है सर आप ही ड्राफ्ट कर दो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। मैं सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ लूंगा और बच्चों को कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तुझे पता है क्या एकता, बच्चों को डर लगता है कॉन्सेप्ट से, उनको अच्छा नहीं लगता है अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट समझना। हाँ आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग कॉन्सेप्चुअल बच्चे हो, जो यहाँ बच्चे आए हो जितने बच्चे हैं सब कॉन्सेप्चुअल बच्चे हैं। सर हमें क्वेश्चन पेपर दे देना। हाँ कोमल वेरी गुड सर, मजा आएगा। क्या मजा आएगा अथर्व, बच्चे गाली मारेंगे, बोलेंगे किसने ये पेपर सेट किया, ये कौन नालायक है, ऐसा बोलेंगे। चलो एनीवे, आई विश। आपके प्रेसिडेंट से कल बात हो रही थी मेरी, आशीष गर्ग सर से, हाफ एन आवर बातचीत किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। चलो बाद में बताता हूँ क्या क्या डिस्कशन हुए। महाराष्ट्र में एक्सटेंड हो रहा है। हाँ भी देखेंगे क्या होगा, अपन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। 2,60,000 माइनस 1 लाख, बताओ कितना हो गया, 1,60,000। तो अभी जो बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं वो कहां से डिक्लेयर हो रहा है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर हो रहा है। तो मुझे बताओ इसका 80% किसके पास जाएगा, माइनॉरिटी के पास, 20% किसके पास जाएगा, सॉरी 80% किसके पास जाएगा, होल्डिंग के पास, मेजोरिटी के पास, और 20% किसके पास जाएगा, माइनॉरिटी के पास। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो मुझे बताओ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड 40,000 तो था, 8,000 क्या आया, बाय वे ऑफ बोनस आया, और उसको 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,80,000। अथर्व गायकवाड़ गुडविल आएगा, गलत है बेटा, इतना जल्दी भी मत कर बेटा जिससे मिस्टेक हो जाए, इतना जल्दी मत बेटा मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलत है लेकिन बेटा। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल, हाँ नहीं शेयर ऑफ गुडविल नहीं, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऐड करेंगे। अगर शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऐड करते हैं तो मुझे बताओ शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है आपका, ये रहा ना, इधर तो हमने किया ना, ये रहा 3,90,000 में से 80% कितना होता है, 3,12,000। तो क्या ये 3,12,000 क्या शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है, क्या है शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7,92,000 आ जाएगा। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो बताओ गुडविल कितना आएगा, 1,08,000। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो बताओ गुडविल कितना आ जाएगा, गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ जाएगा, 1,08,000। कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन इसमें। अब चेक करो, जब बोनस डिक्लेयर नहीं किया था तब गुडविल कितना था, जब बोनस डिक्लेयर नहीं किया था तब गुडविल कितना आया था, तब गुडविल आया था 1,88,000। कितना आया था, 1,88,000। लेकिन हाँ बताओ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस डिक्लेयर किया तो गुडविल पे कोई इंपैक्ट आया था, नहीं आया था। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से जैसे ही हमने बोनस डिक्लेयर कर लिया, क्या गुडविल पे इंपैक्ट आ गया, यस गुडविल पे इंपैक्ट आ गया। बताओ गुडविल कितनी होगी, 1,08,000। आपको कॉमन सेंस घर पे, हाँ कॉमन सेंस है ना, मेरे लेक्चर होने के बाद अप्लाई करना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसी इंपैक्ट आई है, क्यों ऐसी इंपैक्ट आई है, मतलब क्या हुआ है वो बात समझ जाओगे। ये इंक्रीज हुआ, 4,80,000 तो इंक्रीज हुआ, लेकिन शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस आया नहीं। इस वजह से क्या हो गया कि आपकी गुडविल पे इंपैक्ट आ गई, आपकी गुडविल पे इंपैक्ट आ गई। सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करते, किसकी बात करते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। बताओ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी 10,000 थे, और हाँ ऑलरेडी 10,000 थे, और मुझे बताओ क्या उसमें और 10,000, अरे और 2,000 आए क्या, फ्री शेयर्स आए क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। उसमें क्या ऐड कर दिया, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना हो गया, 78,000। शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 32,000। यहाँ पे निकाला था हमने शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, कितना निकाला था, 32,000। चेक कर लो, 32,000 निकाला था हमने, चेक कर लो क्या 2,30,000 आया क्या। अब मुझे बताओ जब हमने बोनस डिक्लेयर नहीं किया था तब भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, तब भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था,
तब भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट था आपका 2,30,000। कितना था? 2,30,000। और जब हमने बोनस डिक्लेयर किया, चाहे प्री से डिक्लेयर करो चाहे पोस्ट से डिक्लेयर करो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। खत्म। यहां पे दो थियोरेटिकल बात हो जाएगी। इफ बोनस इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, रिपीट कर रहा हूं, इफ बोनस इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमें, दीपांश एक क्वेश्चन नहीं समझा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमें डेट ऑफ एक्विजिशन पर थोड़ी पता होगा, लेकिन दीपांशी बोनस तो ईयर एंड में भी डिक्लेयर हो सकता है ना। ये जो बोनस डिक्लेयर हुआ था, कब डिक्लेयर हुआ था? ये जो बोनस डिक्लेयर हुआ था 1 अप्रैल 1999 को एक्विजिशन हुआ था, और बोनस यहां पे डिक्लेयर हुआ था। बोनस यहां पे डिक्लेयर हुआ था, तो यहां पे डिक्लेयर हुआ, वो तो पोस्ट से हो सकता है ना बेटा। लिखा था मैंने क्वेश्चन में, यहां पे क्या लिखा है? प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी ड्यूरिंग 31 मार्च 2000 इज 2,60,000 ऑन विच डेट, मतलब यही डेट पे एस लिमिटेड इश्यूड बाय वे ऑफ बोनस 1:5। अग्री टू दिवांशी? ओके। याद क्या रखना है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट में? आपको दो ही बात याद रखनी है कि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस डिक्लेयर होता है, आप बताओगे गुडविल पे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? गुडविल पे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? गुडविल पे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। सब कह रहे नहीं आएगी, करेक्ट है, सब कह रहे नहीं आएगी। सेकंड, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे बताओ, अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस डिक्लेयर हुआ, तो गुडविल पे इंपैक्ट आएगी? हाँ आएगी, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगी। तो याद रखना बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर बोनस डिक्लेयर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से हो रहा है, किससे हो रहा है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो गुडविल पे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे देयर विल बी नो इंपैक्ट। बट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से हुआ तो देयर विल बी सर्टेन इंपैक्ट ऑन गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व, बट देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आई थिंक कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए, अब कुछ बचा नहीं कॉन्सेप्ट में। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर ओवर। बताओ समझ में आया क्या बेटा आपको? क्वेश्चन देख लो, अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन 5 निकाल लो फास्ट। सर लिंक लेकिन नहीं, ये समझा नहीं कि जब गुडविल निकाल रहे थे तो हमें नहीं पता था कि ईयर एंड में बोनस मिलेगा। सर लेकिन ये समझ नहीं आया कि जब गुडविल निकाल रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि ईयर एंड में। दीपांशी, तूने क्वेश्चन पूछा है कि जब लेकिन ये समझ नहीं आया कि जब गुडविल निकाल रहे थे तब हमें नहीं पता था कि ईयर एंड में बोनस मिलेगा, तो आज गुडविल निकालने पर
ऐड क्यों करते हैं बोनस इश्यू? हाँ, सुन 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 मेरी बात सुन, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, यू आर राइट, तूने ये जो सोचा बराबर सोचा। 31 मार्च 2000 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, करेक्ट है? और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 31 मार्च 2000 की, 1 अप्रैल की नहीं करनी है। तो बता, बोनस कंसीडर करेगी कि नहीं करेगी? एक्विजिशन हुआ, ऐसे मान ले एक्विजिशन हुआ, मैं ये कह रहा हूं एक्विजिशन हुआ 1 अप्रैल 2018 को, और मैं 31 मार्च 2020 में गुडविल निकाल रहा हूं, निकाल सकता हूं? हाँ या ना? खत्म। मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि गुडविल जिस दिन हमने, हाँ, जनरली ऐसा होता है, नॉर्मली केस में ऐसा होता है कि जिस दिन एक्विजिशन करते हैं उसी दिन की गुडविल निकालते हैं, कि उस दिन पे हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये एक पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि आपने एक्विजिशन किया 1 अप्रैल 1999 को, और गुडविल निकाल के बताओ मुझे 31 मार्च 2000 की, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर 31 मार्च 2000 की गुडविल निकालनी है तो क्या उसमें बोनस को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे दीपांशी? यू अग्रीड? आंसर मिला क्या बराबर से? समझ में आया क्या? ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। दीपांशी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन दीपांशी, प्रॉब्लम ये है ना कि सीएस में अकाउंट्स की बैंड बजा के रख दी है, हम आपको इतना डिटेल पढ़ा भी नहीं सकते हैं, और ये टॉपिक तो बेसिकली बहुत डिटेल में है, आपको उसका मुझे लग रहा है 5% भी नहीं है दीपांशी। अदरवाइज ये टॉपिक की रियलिटी तो बहुत अलग है बेटा। मल्टी कंपनी एक्विजिशन आता है, मतलब एक नहीं, 5-5 6-6 कंपनी के एक्विजिशंस होते हैं, और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। लेकिन अच्छा है नहीं है, अदरवाइज सीएस वाले तो बातों को समझ ही ना पाते, छोड़ देते, भाग जाते हैं। तुझे सीए करना चाहिए बेटा, तू गलत तरीके से सीएस में आ गई। सीए में होती तो बहुत डिटेल में होता बेटा ये टॉपिक। 120 182। हाँ सर, पता नहीं चलता है सीएस में कैसे आ गई। क्यों, आके पछतावा हो रहा है क्या दीपांशी तुझे? बुरा लग रहा है क्या बेटा तुझे? ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? फिर अच्छा एलएलबी नहीं किया, सीएस किया, वो सबसे बेस्ट हो गया। और सीएस करने के बाद एमबीए फाइनेंस करो, लाइफ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी बेटा। हाँ, अच्छा है, मूड बन गया, और यूनिक एकेडमी ज्वाइन कर लिया, करेक्ट। मजाक कर रहा हूँ यार, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ने पे ध्यान देते हैं। इलस्ट्रेशन 5 बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन ओ लिमिटेड परचेज 24,000, यही है ना? हाँ करेक्ट। व्हेन ओ लिमिटेड परचेज 24,000 इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड, किसने किसके शेयर्स खरीदे? ओ लिमिटेड ने पी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, और कितने शेयर्स खरीदे? 24,000 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? 24,000 शेयर्स खरीदे। कब खरीदे? 1 जन 2001। मैं ऑलवेज कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन एंड बैलेंस शीट डेट को बहुत ध्यान से रीड करना है, क्योंकि अब आगे आगे क्वेश्चन ऐसे में, अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ हो गया, अब छोटे बड़े 1-2 कॉन्सेप्ट आएंगे, वो क्वेश्चन के साथ बता दूंगा आपको। अदरवाइज नाउ यू नॉट सपोज टू वरीड अबाउट दी
कॉन्सेप्ट वाइज आपको जाने में कोई, हाँ मतलब क्वेश्चन वाइज जाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको। अब क्वेश्चन हम एक 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो 15-20 क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा ना, तो आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर तो कुछ आ सकता है प्रैक्टिकल वाइज। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब कंसोलिडेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, O Limited purchased 24,000 equity shares in P Limited on 1st Jan 2001. 1st Jan 2001 को कितने शेयर्स खरीदे थे? उसने 24,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे थे। P Limited had 22,500 in जनरल रिजर्व। उस डेट पे P Limited मतलब सब्सिडरी कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 22,500 था एंड 37,500 डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा मैं आपको एक बात कह दूं, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है मेरी बात को ध्यान से सुने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब उसे लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? लॉस कहते हैं। और लॉस को ही नेगेटिव प्रॉफिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस को ही नेगेटिव प्रॉफिट्स कहते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर बेटा। क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, क्या लिखा है ब्रैकेट में? डेबिट बैलेंस, तो ये लॉस है। और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता है तो ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब प्रॉफिट, लेकिन डेबिट बैलेंस लिखा है मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स, और नेगेटिव प्रॉफिट्स को हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई बच्चों को। फ्रॉम देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2001, बैलेंस शीट कौन सी डेट की दी है? 31 दिसंबर 2001 की दी है, ध्यान से सुनोगे। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मतलब हमें 31 दिसंबर 2001 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 7,50,000, 3 लाख। जनरल रिजर्व कितना दिया है? 90,000, 7,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया है? 60,000 डैश। सन्ट्री क्रेडिटर्स कितना दिया है? 1,05,000, 31,500। फिक्स एसेट्स कितना दिया है? अच्छा, 31 दिसंबर को क्या सब्सिडरी कंपनी में, मैं जब भी बात करता हूँ ना बेटा आपको ध्यान रखना होता है कि मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ। किसके पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ? सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ। सब्सिडरी कंपनी क्या जनरल रिजर्व 7,000 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है बेटा। आगे क्या लिखा है? अच्छा, अगर देखो ध्यान से देखना, सब्सिडरी कंपनी मतलब पी ट्रेड में एक 10 सेकंड वेट करना, 15 सेकंड्स वेट करना, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। वेट फॉर 10 सेकंड, 15 सेकंड्स, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। जनरल रिजर्व कितना दिया था? 7,500, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं दिया है। दिया है एसेट साइड पे दिया है। देखो कहां पे दिया है? एसेट साइड पे दिया है, चेक करो। और जो एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है उसे हम लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लॉस कहते हैं। और लॉस कौन सा? केयरफुली, जस्ट इन केस आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए और एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दे तो ये लॉस है। ये क्या है? लॉस है। इज दैट क्लियर टू यू? और लॉस को क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रॉफिट्स कहते हैं। बताओ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्या फाइंड करेंगे? डिग्री ऑफ कंट्रोल। मैं आपसे एक बात पूछूं, पहले आप मुझे आंसर करना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे आंसर करना। ये एग्जांपल देख के मुझे बताओ पहले। ये अलग एग्जांपल है, इसके साथ रिलेट मत करना, इसके साथ रिलेट मत करना। ये अलग एग्जांपल है, इसके साथ रिलेट मत करना। ये एग्जांपल में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? ये एग्जांपल में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? ये एग्जांपल में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? फास्ट। करेक्ट है। कितना है? 5,000। 5,000 कैसे फाइंड किया? 5,000 क्या हमने 15,000 में से क्या 10,000 माइनस कर दिया? ये समझो यार, पहले हमने किस में से क्या माइनस किया? क्लोजिंग में से क्या माइनस किया? ओपनिंग माइनस किया। तो क्या 5,000 आ गया? क्या आपका क्या आ गया? आपका आंसर 5,000 आ गया। गुड। सुनोगे अब, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे क्या है? नेगेटिव है। तो बताओ नेगेटिव साइन होगा उसका मतलब क्या है? ये लॉस है। यहां पर भी नेगेटिव साइन है। क्या है? यहां पे भी नेगेटिव साइन है। तो अब क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। बात तो वही करनी है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्लोजिंग माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग करते हैं। क्लोजिंग माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग करते हैं। अब मैंने कहा नेगेटिव प्रॉफिट है, यहां पर भी नेगेटिव प्रॉफिट है, तो -15,000, सुनो, -15,000 माइनस -10,000,
और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो बताओ -15,000 प्लस 10,000 क्या बन गया, -5,000। तो क्या आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या -5,000 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? करेक्ट है दीपांशी। 5,000 का क्या होगा, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव प्रॉफिट। और कॉमन सेंस देखो ना, मुझे लग रहा है थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस अप्लाई कर लो ना, इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। -10,000 मतलब ऑलरेडी 10,000 का लॉस था, और ईयर एंड में 15,000 का लॉस हो गया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या करंट ईयर में क्या 5,000 का लॉस और हुआ होगा क्या? बिगिनिंग में नेगेटिव प्रॉफिट था ऑलरेडी 10 का, और क्लोजिंग में 15 का नेगेटिव प्रॉफिट और आया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो क्या 5,000 का लॉस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? और वही 5,000 का लॉस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट्स बोलते हैं। आई होप कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। बताओ जनरल रिजर्व 5,000 है और क्लोजिंग जनरल रिजर्व 2,000 है, तो क्या करेंगे? क्या आप क्लोजिंग में से क्या ओपनिंग माइनस कर दोगे, तो क्या जनरल रिजर्व का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा क्या आपका? 2,000 माइनस 5,000, 2,000 माइनस 5,000 क्या -3,000 हो जाएगा क्या? बस इतना अगर समझ में आता है ना, तो इसमें जो सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है बेटा। डिग्री ऑफ कंट्रोल 80% आ गया, तो माइनॉरिटी के पास कितना होगा, 20% होगा। चेक करो अभी, यही से देखना है आपको। फटाफट मुझे देख के बताओगे, क्विकली आंसर करोगे मुझे देख के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस है, 67,500। यहाँ पे कितना बैलेंस है, 37,500। अच्छा आगे क्वेश्चन तो रीड करना भूल गया। फिक्स एसेट स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड ₹90,000 वाज कंसीडर्ड वर्थ ₹75,000। मतलब पी लिमिटेड में, मतलब सब्सिडरी कंपनी में एक 90,000 की फिक्स एसेट्स हैं, उसको हमें कितना कंसीडर करना है, 75,000 कंसीडर करना है। आपको नहीं लगता है 90,000 की फिक्स एसेट्स को 75,000 कंसीडर करना मतलब उसमें 15,000 का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, 15,000 का क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ कंट्रोल, ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ कंट्रोल मतलब जिस दिन पे परचेज किया था, कंट्रोल को परचेज किया था, मतलब जिस दिन पे हमने एक्विजिशन किया था, उस दिन पे 15,000 का क्या हो रहा था, रिवैल्यूएशन हो रहा था और वो लॉस हो रहा था। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स 20% डेप्रिसिएशन हैज बीन रिटन ऑफ सिंस एक्विजिशन। मतलब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 20% चार्ज करना है। अरे बेटा 67,500 कहां से आया, कैसे आया बेटा, देखना बैलेंस शीट में देख, एसेट साइड पे लिखा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट साइड पे लिखा है। अथर्व, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 67,500, और एसेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है बेटा, लॉस होता है। उसे हम लॉस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसे, लॉस। और लॉस को ही क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट्स कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कभी एसेट में नहीं आता है, एसेट में आया मतलब वो लॉस है, फिक्टिशियस एसेट हो गया। कौन सी एसेट हो गया, फिक्टिशियस एसेट। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब मुझे बताओगे, ये रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 15,000 का चार्ज, अरे सॉरी 20% चार्ज करना है। स्टॉक ऑफ ओ लिमिटेड इंक्लूड्स 30,000 ऑन विच पी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7,500। मतलब ओ लिमिटेड में जो स्टॉक है, ओ लिमिटेड में जो स्टॉक है वो किससे आया था, पी लिमिटेड से आया था, और कितने का था वो, 30,000 का था, और उसमें कितने का प्रॉफिट है, उसमें 7,500 का प्रॉफिट है, उसमें कितने का प्रॉफिट है, 7,500 का प्रॉफिट है। मुझे बताओ, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। धनाधन मुझे सोच के बताओगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है आपके पास, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या नेगेटिव प्रॉफिट था, हाँ था। क्या जनरल रिजर्व क्या 22,500 था। क्या रिवैल्यूएशन लॉस क्या माइनस करेंगे, करेंगे। मतलब ये सब एडलेस करेंगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, आपका माइनस नेगेटिव 30,000 का कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है नेगेटिव 30,000 का कैपिटल प्रॉफिट क्या दोनों में शेयर हो जाएगा क्या? ये बस इसमें ये क्वेश्चन में है ना, माइनस प्लस का झमेला ज्यादा है, इसलिए माइनस प्लस बराबर ध्यान से समझना है आपको। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा आपको यहाँ पे। तो मुझे बताओ, क्या पी लिमिटेड में क्या -6,000 का क्या आपका लॉस आएगा क्या यहाँ पे? आई वुड रादर से क्या शेयर आएगा क्या पी लिमिटेड का यहाँ पे? इसमें कोई डाउट है तो पूछोगे बेटा। अब बताओगे यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस मैंने क्या कहा, पोस्ट एक्विजिशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्या क्लोजिंग में से क्या ओपनिंग माइनस करोगे? आपका क्लोजिंग भी नेगेटिव है, तो मेरे बच्चों ओपनिंग भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस करो, -67,500 -37,500। तो ये बात समझ में आ रही है क्या आपको यहाँ पे? ये तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -67,500 प्लस 37,500, तो ये कितना बन जाएगा, क्या -30,000 बन जाएगा क्या यहाँ पे? कितना बन जाएगा, -30,000। इसमें कोई भी डाउट है क्या बच्चों आपको यहाँ पे, कि समझ में आ रहा है? अथर्व समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है?
अब मुझे बताओ, एक सेकंड, क्या यहाँ पे रिवैल्यूएशन है? हाँ यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि रिवैल्यूएशन लॉस है? यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या है? लॉस है। कितने का रिवैल्यूएशन लॉस है? 15,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है। अगर 15,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है तो मेरे बच्चों मुझे सोच के बताओ, उस पर 20% कितना होता है? 3,000 रुपीज होता है। उस पर 20% कितना होता है? 3,000 रुपीज होता है। जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आती है? कैपिटल प्रॉफिट से लेस करेंगे, तो हमने कैपिटल प्रॉफिट से लेस कर दिया। सेकंड इफेक्ट क्या आती है? पोस्ट एक्विजिशन, नहीं, सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मैंने 3,000 रुपीज क्या कर दिया? ऐड भी कर दिया। डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मैंने 3,000 क्या कर दिया? ऐड भी कर दिया। तो मुझे होता -30,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? क्या -27,000 हो गया? -27,000 हो गया क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे बेटा। तो अब मुझे बताओगे ओ लिमिटेड का शेयर कितना आएगा? ओ लिमिटेड का शेयर आएगा 21,600। पी लिमिटेड का शेयर कितना आएगा? 5,400। अग्रीड ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चेक कर लो, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना होगा? मुझे बताओ, जनरल रिजर्व का शेयर कितना है? 7,500, नहीं, 31 दिसंबर का वैल्यू कितना है? 7,500। फर्स्ट जैन की वैल्यू कितनी है? 22,500। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे, तो बताओ, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे, 7,500 में से 22,500 माइनस करोगे, तो क्या -15,000 आएगा क्या आपका? अगर -15,000 आएगा तो बताओ ओ लिमिटेड का शेयर कितना बन जाएगा? -12,000। पी लिमिटेड का शेयर कितना बन जाएगा? -3,000। मैंने देखो सबसे पहले क्या कर दिया पता है क्या? प्री और पोस्ट फाइंड कर लिया। जब आपका प्री और पोस्ट आ गया ना, प्री और पोस्ट को मैंने डिवाइड कर लिया, फाइंड नहीं किया, मैंने क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया। उसके बाद तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व तुरंत आ जाएगा बेटा। तो मुझे तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। बताओ कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स है? 24,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2,40,000। उसमें क्या ऐड करते हैं? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट का जो शेयर है वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। चेक करो, ये रहा। क्या नेगेटिव है क्या? और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? लेस ही होगा ना आपका। ये क्या होगा? लेस होगा। तो मैंने 24, हाँ, नेगेटिव को ऐड करोगे तो क्या होना है? लेस ही तो होना है। तो मुझे तो 2,40,000 माइनस 24,000, तो ये कितना हो जाएगा? 2,16,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,10,000 का है। तो बताओ क्या आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट से क्या लेस देन है क्या? तो लेस देन है, तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल रिजर्व। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। अच्छा, मैंने आपको पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट देख लेते हैं। मतलब माइनॉरिटी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 6,000 है। मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 60,000। उसमें क्या ऐड करेंगे? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, वो भी नेगेटिव था, तो वो क्या कर दिया? लेस। फिर क्या ऐड करेंगे? शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, वो भी क्या था? नेगेटिव था, तो वो भी क्या कर दिया? लेस। फिर क्या ऐड करेंगे? शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, वो भी क्या आया था? नेगेटिव आया था, तो भी क्या कर दिया? लेस। तो बताओ कितना आएगा? 45,600। कितना आ जाएगा? 45,600। फिर मैंने कहा था एक फिक्स एसेट्स की वर्किंग नोट बनाते हैं। कौन सी सिचुएशन में? जब रिवैल्यूएशन होगा तब। ओ लिमिटेड की फिक्स एसेट्स प्लस पी लिमिटेड की रॉन्ग वाली फिक्स एसेट्स। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और उसके बाद जो आएगा क्या, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहां पे चला जाएगा? एसेट साइड पे चला जाएगा क्या? और मैंने यहाँ पे एक सीबीएस भी बना दिया। क्या बना दिया मैंने? यहाँ पे एक सीबीएस भी बनाया हुआ है। तो सीबीएस अगर देखोगे, बनाने का रूल क्या है? हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को लिखते नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसका आएगा? सिर्फ होल्डिंग का आएगा। चेक करो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लो एक बार। कितना दिख रहा है? 7,50,000। जनरल रिजर्व होल्डिंग का कितना है? 90,000 है। और क्या होल्डिंग को सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व से शेयर मिला था कि नहीं मिला था? मिला था ना। कितने का मिला था? -12,000 का। -12,000 का। तो बताओ -12,000 का शेयर मिला था, तो क्या वो माइनस कर देगा? क्या कर देगा वो? माइनस। तो बताओ कितना आ जाएगा? 78,000। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस देखो, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखो कितना है? क्या 60,000 है कि नहीं है? चेक करो। हाँ 60,000 है। क्या उसको भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर मिला था कि नहीं मिला था? वो भी नेगेटिव शेयर था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसे शेयर मिला था, लेकिन वो कौन सा शेयर था? नेगेटिव शेयर था। तो बताओ नेगेटिव शेयर कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव शेयर कितना था? ये रहा 21,600। कितना था? 21,600। क्या वो माइनस कर दिया? क्या माइनस कर दिया? तो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट बन जाता है? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा प्रॉफिट बन जाता है? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या उसमें से 7,500 क्या अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे क्या? क्या आपके पास क्वेश्चन में अनरियलाइज प्रॉफिट रेडीमेड दिया है कि नहीं दिया है? चेक करो कितना दिया है? 7,500। क्या वो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास अनरियलाइज प्रॉफिट की भी ट्रीटमेंट है। और अनरियलाइज प्रॉफिट की दो इफेक्ट आती है। एक तो कहां से माइनस करते हैं? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करते हैं। सेकंड कहां से माइनस करते हैं? कंसोलिडेटेड क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करते हैं। तो मुझे बताओ 60,000 माइनस 21,600 माइनस 7,500 कितना आ गया? 30,900।
कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 45,600, क्रेडिटर्स कितना हो गया 136,500, कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 6,000। ऑल गुड एंड अग्रीड? कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया था ना बेटा हमने, कितना आया था 6,000 आया था। और फिक्स एसेट्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे कितना लिखा था 8,13,000, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और करंट एसेट्स 120 प्लस 121,500, उसमें से 7,500 माइनस किया। बच्चों स्टॉक किसका पार्ट होता है? करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है, इसीलिए मैंने वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो था वो करंट एसेट से माइनस कर दिया। तो अब मुझे बताओगे क्या ये 234 आ गया क्या, और आपकी बैलेंस शीट क्या होगी? टैली होगी। मैंने एकदम फास्ट बोला था, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे। और मुझे लग रहा है कि रिवीजन में मैं अगर हल्लू 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 कराऊं तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आई थिंक अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्ट वाइज इसको परफेक्ट बना लोगे। कल मैं धनाधन 12-15 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। क्या करूंगा? सिर्फ डिस्कस करूंगा 12 to 15 क्वेश्चंस। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस 12 to 15 क्वेश्चंस टुमारो। तो उसमें अलग अलग वैरायटीज भी होगी आपकी, लेकिन बहुत स्पीडी डिस्कशन होगा मेरा। तो उस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए बेटा आपको अपने आप को तैयार कर लेना बराबर से कॉन्सेप्ट वाइज, तो दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट लेने वाला हूँ। कौन सा पार्ट लेने वाला हूँ? वैल्यूएशन वाला। मैंने आपको 2 दिन पहले भी, कल या परसों मैंने अनाउंस किया था आपके स्टडी मटेरियल में टॉपिक नंबर 19 सीएमए की बात कर रहा हूँ, टॉपिक नंबर 19, 20, 21, 22 इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। हाँ लूंगा ना बेटा, लेकिन अभी पहले सीएमए पे ध्यान दे देते हैं। मुझे ना एफएम कवर कराने में 1 वीक से ज्यादा नहीं लगेगा बेटा, मैं 1 वीक में पूरा एफएम कवर करा दूंगा। एफएम बहुत कंसाइज है, ये बहुत हैपेज्ड मैनर में है, तो पहले सीएमए पे ध्यान दे देते हैं। तो एफएम तो क्या ना कि बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो वैल्यूएशन का 19, 20, 21, 22 ये 4 टॉपिक के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल आना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए। ये तीनों टॉपिक पे आपके चारों टॉपिक डिपेंड करते हैं, करेक्ट है? तो बच्चों मेहनत करोगे अच्छी तरह से, और